Hello students, welcome back to Aristotle classes. In today's class, we are going to understand how state reorganization took place in India. Okay, so before starting that, I want to discuss something that what is that state we are referring here. So, in political science, state is the supreme authority. Political science begins and ends with state. So, what is a state? We live in a society. We are different people living in a society. We need to manage our what affairs. Also, as a society, we need to have security. So, in society, we need security and governance. For that, we have made state. State state is an abstract idea. Okay, it has got four elements. I think we have discussed this earlier as well. State has got four elements: territory, population, sovereignty, and government. So this is the material form of the abstract idea of state. State is intangible, government is tangible. You must have interacted or seen government anywhere in the world, in the real world. Okay, collector office is an example of government. Okay, PM office, CM office, even your parshad, your ward member, your sarpanch are the example of government. So government has got three levels. It has got three organs as well, but it is performed on three levels: center, state, states, and local. So here state reorganization, here states refer to this states. In Hindi this is known as Pradesh. In Hindi this is known as Raj. Okay, राज्य इसको भी बोलते हैं, बट मोर फ्रीक्वेंटली वी कॉल इट प्रदेश. सो भारत में प्रदेश कैसे बने, कैसे जुड़े और उनका पुनर्गठन कैसे हुआ, बस यही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है. ठीक है, तो शुरू करें, करते हैं फटाफट से. सो हुआ क्या, हमारे पहले जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था. ब्रिटिश राज क्यों आए थे हमारे यहाँ? हमें गुड गवर्नेंस देने या हमारा एक्सप्लॉयटेशन करने? ऑब्वियसली कोई है जो बोलेगा कि हाँ गुड गवर्नेंस के लिए आए थे. उन्होंने जो मींस ऑप्ट किए एक्सप्लॉयटेशन के लिए, उससे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया तो वो हम यूज़ कर पाए कहाँ? अपनी गवर्नेंस में. लेकिन वो सिर्फ गुड गवर्नेंस के लिए आए हो ऐसा तो नहीं था, है ना. तो ये बात याद रखना है कि ब्रिटिशर्स आए थे एक्सप्लॉयटेशन के लिए. उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो मशीनरी बनाई, गवर्नमेंट उन्होंने जो क्रिएट की, दैट वाज फॉर आवर एक्सप्लॉयटेशन ओनली, नॉट फॉर आवर बेनिफिट. ठीक है. सो हम देखते हैं कि उनके टाइम पे उनके एडमिनिस्ट्रेशंस में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिचुएशन थी इंडियन स्टेट्स की. सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स. What were they? There were provinces and princely states. Okay, provinces means Bengal province, Madras province, Bombay province, Northwest Frontier province, यूनाइटेड प्रोविंस. सो ऐसे प्रोविंसेस हुआ करते थे उसके पहले. ठीक है, जिस पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल होता था. और फिर होते थे प्रिंसली स्टेट्स, जिन पे ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था. इन्होंने अपने जो राइट्स है, कौन से? फॉरेन अफेयर्स के. और फॉरेन अफेयर्स के बाद कौन से? कम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के और मिलिट्री राइट्स. ये सब ब्रिटिशर्स को ट्रांसफ़र कर रखे थे. बस ऑटोनॉमी है अपने खुद का राज्य चलाने में, दैट्स इट. यहाँ पर तो राज्य भी कौन चला रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, तो क्या थी इंडियन स्टेट्स के सिचुएशंस ब्रिटिशर्स के टाइम पे? वी हैड प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स.
ठीक है। सो इन 1932 या 31 आई गेस, तेज बहादुर सप्रू प्रपोज्ड कि देयर शुड बी अ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उन्होंने प्रपोज किया कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ना, सब बटे हुए हैं, इनकी एक फेडरेशन बनाते हैं, सबको साथ में लाते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन। बट ये कभी मटेरियलाइज हो नहीं पाया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, है ना, ब्रिटिशर्स का था कि अब तो हम निकलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वो फेडरेशन बनाने की बात कर रहे हैं, और जब उनके निकलने की बात, जब उनको यहाँ रहना है, जब उनकी निकलने की बात शुरू होने लगी 1946 में, तब उन्होंने क्या कहा, कैबिनेट मिशन प्लान, वो कहता है कि प्रिंसली स्टेट्स कैन बी फ्री। देख रहे हो दोगलापन, देख रहे हो उनका, ये देखो। और आप बोल रहे थे गुड गवर्नेंस के लिए, एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे वो हमारा। जब तक कि उनको रहना था तब तक के था कि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और जब उनको जाना है तो प्रिंसली स्टेट को आप फ्री करके जा रहे हो। उसका क्या मतलब है कि जब इंडिया बनेगा तो वो यूनाइट नहीं हो पाएगा उस तरीके से, इंडिया का बल्कनाइजेशन हो जाएगा, छोटे छोटे स्टेट्स बन जाएंगे, कभी यूनाइट नहीं हो पाएंगे, तो उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं आएगा इंडिया में, ठीक है। और यही उनकी प्राइम स्ट्रैटेजी थी हमेशा से, कीप इंडिया डिवाइडेड, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, ठीक है। 1947 आया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया माउंटबेटन प्लान के आधार पे। उन्होंने तो इसको और सीवियर तरीके से बोल दिया। क्या बोल दिया कि भाई जो इंडिया, मेनलैंड इंडिया था ना, वो तो पहली बार दो भागों में बट जाएगा, टू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ रहे हो, डिवाइड एंड रूल यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ है। और अभी रुको, अभी तो रुको, प्रिंसली स्टेट्स कैन चूज ईदर साइड और गो इंडिपेंडेंट। इतना फ्रेगमेंट कर दो कि इंडिया कभी यूनाइट हो ही ना पाए, ऐसे नेशन बन ही ना पाए। समझ रहे हो, ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, डोमिनियन का मतलब पता है आप लोगों को? डोमिनियन का मतलब होता है कि आपके पास अपने सेल्फ रूल करने की पावर है, लेकिन आपका जो रूलर रहेगा, जो नॉमिनल रूलर रहेगा, वो कोई और रहेगा। सो एक मिनट दो मुझे, कहीं जगह है क्या? यहाँ पे बहुत जगह है, बहुत सारी ये जो जगह है ना, हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ये बहुत सारी जगह में हम बताएंगे कि इंडिया ना 1947 15 अगस्त 1947 तक के क्या था, ब्रिटिश कॉलोनी था ना, नहीं था। और जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हुआ तब तक के हम ब्रिटिश डोमिनियन थे। तभी तो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल था, ठीक है। क्यों होगा अगर हम उसके डोमिनियन नहीं होंगे? डोमिनियन का ब्रिटिश कॉलोनी का मतलब होता है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहा है। डोमिनियन का मतलब है कि गवर्नमेंट तो आप खुद कर रहे हो, लेकिन आपका जो हेड है वो कौन है? क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। सो ये बात थी। लेकिन जब हमने अपना संविधान लागू किया तो उसमें हमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलिडली रिजॉल्व, और आर्टिकल 1 में लिखा क्या, वी द पीपल। हमने क्या किया, हमने इंडिया को बनाया एक सॉवरेन स्टेट। तो हम अब डोमिनियन नहीं है, अब हम अपने मालिक खुद हैं। कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझे? तो डोमिनियन का मतलब क्या था? सो दो डोमिनियंस में बांट दिया इसको, बहुत बुरा किया ये पार्टीशन करके। अब पार्टीशन तो होना ही था, अब बचे प्रिंस, तो इंडिया और पाकिस्तान तो बन ही गए थे। कैसे बने थे याद है ना? कैसे बने थे? ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है ना, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में कुछ लोग और उचक रहे थे। यहाँ पे हैदराबाद उचक रहे थे, यहाँ पे जूनागढ़ उचक रहे थे, यहाँ पे त्रावणकोर था कि भैया हम भी पाकिस्तान के साथ जाएंगे या हम अपना अलग राज्य बनाएंगे। कैसे बनाओगे? क्यों बनाओगे? जब इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री बन रहा है तो इसी के साथ जाने में क्या दिक्कत है? बड़ी कंट्री, बड़ा पावर, सेल्फिश क्यों हो रहे हो? अपने बारे में क्यों सोच रहे हो? लोगों के बारे में सोचो। और आपको क्यों बनाए रखना है? लोगों के लिए नहीं, आपको अपनी पावर के लिए चाहिए था ये। तो इसलिए नेहरू ने कहा कि देखो, जो भी ये इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा, कौन? ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो भाई वो हमारे एनिमी होंगे, हम उनको हॉस्टाइल कंसिडर करेंगे। समझ रहे हो? लेकिन फिर भी हाँ, तो क्या हुआ फिर? इसके बाद दो तरह के प्रिंसली स्टेट्स बने, ईजी और डिफ़िकल्ट। ईजी और डिफ़िकल्ट में जो ईजी थे उन्होंने फटाफट से इंडिया ज्वाइन कर लिया कि भैया कोई रिस्क नहीं लेना है, अपने को कोई रिस्क नहीं लेने का है।
और फिर उनको बोला भी गया कि आपको पेंशन्स मिलेंगी, आपको आपका पूरा सम्मान आपके पास रहेगा, बस गवर्नेंस की सारी पावर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगी। ठीक है, इलेक्टेडली इलेक्शन के साथ हम डेमोक्रेटिकली हम डिसाइड करेंगे कैसे क्या आगे फंक्शनिंग परफॉर्म होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन डिफ़िकल्ट स्टेट्स बचते हैं। कौन? हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, इधर कश्मीर। ये लोग कहते हैं कि यार हम तो नहीं आ रहे, देखो तुम्हें जो करना है करो, हम तो इंडिया में नहीं आ रहे। तो फिर 1947 में पटेल इन्होंने बनाया क्या? न्यू स्टेट्स डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू स्टेट्स। उन्होंने शामिल किया अपने साथ मेनन जी को, इनको बनाया उसका सेक्रेटरी, और उन्होंने फिर जोड़ना शुरू किया। इसलिए तो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन्होंने जोड़ के एक इंडिया को एक फ्रेम में ला दिया। अप्रोचेस कौन कौन सी लगाई? पहले अपील की तो इजी स्टेट्स जुड़ गए, जो जुड़े नहीं उनमें टैक्टिक्स लगाया। और शुरू में तो 1.5 महीने में लगभग 555 से ज़्यादा स्टेट्स, 560 मान लो, इंडिया में शामिल हो गए। ठीक है, 1.5 महीनों में। और पूरे 2 साल में लगभग पूरे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बन गए और इंडिया एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड कंट्री की तरह उभर के आया। ठीक है, तो थोड़ा समझो इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या हुआ? एकदम इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत में क्या हुआ? Most states quickly signed the instrument of accession, accepting Indian sovereignty over defense, foreign relations and communication. कह रहे ले लो। ब्रिटिशर्स भी अभी तक यही करते थे, आप भी कर लो, हमें कुछ करना ही नहीं, हमको आदत भी नहीं बची, तो कर लो। इलेक्शन करोगे, कर लो, हम इलेक्शन में खड़े होकर देख लेंगे, हमें करना होगा तो कर लेंगे, बाकी आप रखो ये। लेकिन कुछ लोग बचे डिफ़िकल्ट स्टेट्स, जिसमें पहला है जूनागढ़, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है हमारा सबसे डिफ़िकल्ट स्टेट, दैट इज़, किधर गया? दिख रहा है कश्मीर? कहीं दिख रहा है कश्मीर? चलो इसको तीसरा कर लो, इसको दूसरा कर लो। ठीक है, इन्होंने तो मना कर दिया आने में। इनकी कहानी हम समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इसके पहले एक काम करते हैं, मैप देखते हैं। दिख रहा है मैप? ये देखो, ऐसे इतने फ्रेगमेंट्स हैं इंडिया के। तो यहाँ से तो बट ही गया। ठीक है, ये पाकिस्तान बन गया, ये पाकिस्तान बन गया। और दूसरे मैप में समझो इसको, इसमें भी मत समझो, इसमें समझो। देख रहे हो, ये इंडिया है, बीच वाला येलो पार्ट, उसके बाद ये ग्रीन पार्ट पाकिस्तान बन गया। अब बचे हुए डिफ़िकल्ट स्टेट्स, ये हैदराबाद सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट, सबसे पावरफुल प्रिंसली स्टेट्स, ये इधर जूनागढ़ कोने पे, ये इधर कश्मीर बीच में भी थे, बीच में भोपाल था, नीचे त्रावणकोर था। इनका कहना है कि भाई हम क्या करेंगे, हम जाके ये तो हैदराबाद तो बोल रहा था शुरू में कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगे। ठीक है, जूनागढ़ बोल रहा था कि हम जाके कश्मीर में मिल जाएंगे। अरे तुम्हारी बॉर्डर मिल रही है, उससे क्या मिल रहा है तुम्हारा? उससे कैसे जाओगे? प्लस जो पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है वो कौन है? मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, वो जाने ही नहीं चाहती वहाँ पे। अरे जो हिंदू पॉपुलेशन है उसका तो छोड़ो, जो मुस्लिम है वो भी नहीं जाना चाहते वहाँ पे। क्यों ले जाओगे तुम अपने अपने स्वार्थ के लिए? ये भाई तो जाके बैठ गए पाकिस्तान में। सरदार पटेल ने बोला ऐसा तो नहीं होने देंगे, और उन्होंने शामिल करवाया। ठीक है, साइन करवाया, प्लेबिसाइड करवाया वहाँ पे, और लगभग 99% लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट किया, और ये जो जूनागढ़ था ये इंडिया में आ गया। ठीक है, अब कश्मीर की बात आती है। कश्मीर में थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह बोले देखो भाई, हम कश्मीरी अलग हैं, हम ये हिंदू मुस्लिम के राजनीति में फंसेंगे नहीं। मैं हिंदू हूँ, मेरी पॉपुलेशन मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, हम अपना अलग राज्य बनाएंगे। इंडिया बोले ओके, बहुत बढ़िया, जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, नेबरिंग स्टेट बन के रहेंगे, जैसे नेपाल है, जैसे इंडिया में भूटान है। कुछ कर रहे हैं क्या हम लोग नेपाल और भूटान का? नहीं कर रहे हैं ना, वैसे हम कश्मीर का भी नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर आता है पाकिस्तान, कहते हैं कश्मीर तो हमारे साथ जाएगा। क्यों जाएगा भाई? रीज़न है ये, यहाँ से अगर कश्मीर लेते हैं तो चाइना से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तिब्बत से जुड़ सकते हैं। ऊपर अगर ये कश्मीर ले लेंगे तो इंडिया का सेंट्रल एशिया में ये इधर से जो जाती है रास्ते वो बंद हो जाएंगे। ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है कश्मीर की, इसलिए कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट, इसलिए 3 तरफ से, इधर से चाइना, इधर से पाकिस्तान, इधर से इंडिया, ठीक है, उसको डोमिनेट करने के लिए लगा हुआ है। तो उन्होंने अपने आर्मी के जवान, मतलब जवान तो क्या ही थे वो,
टेररिस्ट जवानों के रूप में टेररिस्ट को भेज दिया ट्राइबल लुक्स में, और एट्रोसिटीज़ करने लगे वो कश्मीरी लोगों के ऊपर, ठीक है। तो फिर राजा मान सिंह को लगा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, राजा हरि सिंह सॉरी, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो इन्होंने फिर जवाहरलाल नेहरू से हेल्प मांगी, और जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि भाई सुनो, हम अलग है, इंडिया अलग है, तुम अलग हो, तुम हमें शामिल नहीं हुए हो, हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर दें मिलिट्रीली, एक्सटर्नल अग्रेशन काउंट हो जाएगा ये तो फिर हरि सिंह ने बोला लाओ क्या करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दो, हम कल मिलिट्री भिजवा देते हैं, कल इनसे लड़ लेंगे। और यही हुआ, फिर उन्होंने साइन किया, इन्होंने मिलिट्री भिजवाई, और फिर उसके बाद कश्मीर से लोगों को हटा दिया गया टेररिस्ट को। लेकिन वो फिर भी पूरे पीछे नहीं गए, और उसके बाद पाकिस्तान ने इशू रखा कि जिस तरीके से तुमने जूनागढ़ में प्लेबिसाइड करवाया वैसे यहाँ करवाओ। ठीक है, इंडिया ने बोला करवा लेते हैं, आज करवा लेते हैं, लेकिन जो तुम घुसे हो, तुमने जो ऑक्यूपाई किया है, जो तुम वोट को टेम्परिंग करोगे, उसको हमको डील करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो तुम पहले पूरा हट जाओ। तो कश्मीर ने कभी अपनी पूरी हटाई नहीं आर्मी वहाँ से, कभी प्लेबिसाइड हुआ नहीं, आज प्लेबिसाइड हो जाए कश्मीर इंडिया का पार्ट बनेगा। अरे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक बंदा या बंदी जो है, मतलब तुम जो है ऑपोजिट लगा लो, या फिर अगर बहुत लिबरल हो गए हो तो फिर उधर चले जाओ, सेम जेंडर में देख लो अपना, तुम्हारा पार्टनर चूज़ करना है तुमको। तुम एक बंदा है बहुत टॉक्सिक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, ये देखो मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ, मैं मैप पे भी नहीं दिखा रहा हूँ, कोई टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा भाई, उसके खुद के तो लगे, उसके खुद की हालत ख़राब है, ठीक है। वो बोल रहा है कि देखो तुम मेरे साथ नहीं आई या आए तो देख लो, फिर समझ लो मैं बहुत पिटाई करूँगा मैं तुम्हारी। एक है पूरा ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, वो कह रहा है कि देखो ऐसा है, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँगा, दोनों साथ में खुश रहते रहूँगी, ठीक है, आ जाओ, अच्छी बात है। अच्छा साथ में चलेंगे तो खुश सफ़र अच्छे से ही कटेगा। तो किसके साथ जाओगे, कॉमन सेंस के लिए सोचो किसके साथ जाओगे। हाँ तुम्हारा किसी ने दिमाग ही घुमा दिया है तो फिर तो तुम कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हुआ था भाई। तो ये 3 डिफ़िकल्ट स्टेट्स थे, ये मैंने आपको कहानी बताई। ये देखो 15 अगस्त के दिन का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या छपा है उसमें, 2 इंडियन नेशंस इमर्ज ऑन वर्ल्ड सीन, ठीक है। ये ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ए और बी करके बताया उन्होंने, पाकिस्तान इंडिया, ठीक है। देखा करो थोड़ा बहुत भाई, ये सब नेट पे सब कुछ डला हुआ है, तुम 2-3 चीज़ों के अलावा कुछ देखते ही नहीं हो, कितना देखूँगा उसको, मज़ा नहीं आया एक टाइम के बाद, ठीक है। रील चलाने की बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब चलाने की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह पे भी जाओ, ये सब देखो, पुराने आर्काइव्स निकालो, इतना बना के रखा है तुम्हें। तो ऐसा था ये, चले वापस चले। अब आपको मैप समझ लिया ना, अब समझने में मज़ा आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, ये वही जो मैंने बताया उसी का लिखा लिखाया पार्ट है, मज़ा नहीं है ये सब पढ़ने में, तुम समझ तो गए ना। एक काम करो, पॉज करके पढ़ लो इसको, ये एकदम शॉर्ट में जो हुआ ना अभी तक के हमने जो पढ़ा वही, कि इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, चैलेंज था इंटीग्रेट करने का, ठीक है, और 2 साल में मैंने जो आपको बताया कि इन्होंने कर लिया इंटीग्रेट। लेट होते होते ये लेट आए, ये मणिपुर लेट आया, हैदराबाद लेट आया, भोपाल लेट आया, और जनवरी 26 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एकदम इंटीग्रेशन कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक है, ठीक है, और अपनी टेरिटरी को कंसोलिडेट कर चुका है, ठीक है। की फिगर्स हम पढ़ लेंगे इसमें के, ठीक है। जूनागढ़ आया प्लेबिसाइड से, ठीक है, मिलिट्री एक्शन से आया हैदराबाद, हमने कुछ किया नहीं था, ठीक है, प्लेबिसाइड में भी मिलिट्री एक्शन कुछ किया नहीं था, इंडिया कभी ऐसा कुछ करता नहीं, लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं नहीं हम। ये भी वही है, कैसा क्या क्या हुआ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद कैसे हुआ बताया मैंने, निज़ाम अच्छा आदमी नहीं था, अरे मैंने क्या बताया, मैंने जूनागढ़ बताया, मैंने हाँ जम्मू कश्मीर, मैंने हैदराबाद नहीं बताया ना। हैदराबाद का निज़ाम था, वो कहता था, क्या बोल रहा था शुरू में, वो लार्जेस्ट स्टेट था, हमको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये पहले तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनता, फिर पाकिस्तान का सपोर्ट करने, जैसे आज हमारे आसपास बांग्लादेश का जो हाल हुआ, श्रीलंका का हाल हुआ है ना, नेपाल का जो हाल हुआ है, कल इसको यही होता। हम अपने टेरिटरी के अंदर ये सब नहीं रख सकते थे, और ऊपर से लोग हमारे साथ थे यार, हर जगह लोग इंडिया में आना चाह रहे थे। इलेक्शन कौन नहीं चाहता डेमोक्रेसी, कौन नहीं चाहता कि आपका विकास हो। ये जो लोग अपने पावर के लिए जो करते हैं ना, ये गलत है। इलेक्शन में आज वही होता है, तब तो और ज़्यादा होता था ना। तो निज़ाम कह रहा था कि भाई हम नहीं आएंगे, माताओं हम ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, नेगोशिएशंस हुए,
ठीक है। और उसके बाद निज़ाम क्या करता था, वो मिलने से ही मना कर देता था। निज़ाम डिले कहता था, क्या क्या रीज़न देता था पता है, कि मेरा पेट दुख रहा है, मैं मिलने नहीं आऊँगा। अबे तुम स्कूल में हो भाई, मिलने नहीं आऊँगे। तो एक दिन पटेल जी का दिमाग किसका मतलब उनका सब्र का बांध टूटा, गेटिंग इम्पेशेंट, और निगोशिएशंस वगैरह उन्होंने कहा कि भाई बहुत हो गया, ठीक है, अब तो उनको मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने मिलिट्री बुला के लगा दी पूरे हैदराबाद में, वहीं पे जहाँ सेंटर था, और 3 दिन के अंदर में उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। ठीक है, करना पड़ा हमको, कोई कुछ बोलेगा नहीं इसमें, इंडिया का इंटरनल मैटर है, ठीक है। और हैदराबाद का निज़ाम सबको पता है, पब्लिक के लिए तो कर नहीं रहा ना, खुद की पावर बचाने के लिए कर रहा है। कौन चाहेगा ऐसे इंसान को, वो किसी का सगा नहीं होगा। ये जूनागढ़ का लिखा है, कश्मीर का लिखा है। हाँ, अब हमने सबको जोड़ लिया खुशी खुशी, फाइनली एक गुड पिक्चर बन गई। 1951 में हमने क्या बोल दिया कि देखो ऐसा है कि हम 4 पार्ट बनाते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है। पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, पार्ट डी में ये जो लिखे हुए हैं ना, ये वाले स्टेट्स हम डाल देते हैं, और इनको फिर इनमें ना ये ग्रुपिंग का कोई आधार है, तो हम इनको इनके हिसाब से डील करेंगे, ठीक है। बट पता है इस टाइम पे क्या होने लगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाने की बात होने लगी, ठीक है। और इस कारण हमने इसके पहले भी इसके लिए 2 कमिटीज़ बना ली थी, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, ये ऐसे स्टेट्स बने थे 51 में, ये अरेंजमेंट, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे कमिटीज़ बनने लगी, ठीक है, स्टेट्स बनाने की मांग उठी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी है, लैंग्वेज सबसे बड़ी आइडेंटिटी है आपकी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएंगी उससे, एक ही लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान होगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आएगा, लोग जुड़ेंगे उससे। लेकिन हमारे नेशनल लीडर्स ने शुरू में मना कर दिया कि भाई अभी तो नहीं कर रहे ये बात, ठीक है, इससे ना रीजनलिज्म बढ़ेगा। अभी हमने रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन झेला है, अब हम और नहीं फ्रेगमेंटेशन झेल सकते, ठीक है। नेशनल यूनिटी खतरे में आ जाएंगी इससे। बट फिर भी लोग नहीं माने, तो हमने इसके पहले 2 कमिटीज़ बनाई थी, ठीक है। एक धर कमेटी 1948 में, जिसका रिकमेंडेशन यही था, क्या था कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे अभी हमको नहीं देना है स्टेट्स बना के, समझ रहे हो ना, स्टेट सब लोग जुड़ गए, अब उसके अंदर अंदर बनाना है स्टेट्स, समझे नहीं समझे। हमने खाना बटोर लिया सब जगह का, अब वो खाना आपस में बटेगा। ये एक बहुत गलत एग्जांपल लिया मैंने। हमने स्टेट्स बना लिए, हमारे खुद का मैप बन गया, वो मैप के अंदर हमको ड्रॉ करके स्टेट्स बनाना है, छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना है, ठीक है। किस बेसिस पे बनाओगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाओगे ना, कि कहाँ हम अच्छे से विकास पहुँचा सकते हैं। तो ये था लिंग्विस्टिक बेसिस, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे हमने पार्टीशन झेल लिया था, तो हम किसी और बेसिस पे करना ही नहीं चाह रहे थे, आइडेंटिटी हम वो रखना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी आइडेंटिटी खड़ी हो जाएंगी ना। फिर भी लोग नहीं माने, धर कमेटी के लिए रिकमेंडेशन को लोगों को माना नहीं, ठीक है। तो फिर JVP कमेटी, 3 बड़े नेता, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल, ये लोग साथ में आए। जब क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा डिसेंट करते हैं, तो मेन लीडर्स को आना पड़ता है फ्रेम में। तो ये लोग आए, इन्होंने बताया कि यार अभी तो मत ही करो, लेकिन लोग फिर भी नहीं मांगे। क्यों, क्योंकि हम लोग इमोशनल लोग हैं, है ना। तो फजल अली की कमेटी बनाई, कब, 1953 में कॉन्स्टिट्यूट की, ठीक है। 1950 ये 3 मेंबर थे इसके। 1956 ने इसने अपनी रिकमेंडेशंस की और इसने मान लिए, क्योंकि जब लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती है ना, आपको मानना पड़ता है। जैसे भी किसान बिल आए थे कोविड के टाइम पे, उसको लोगों ने, किसानों ने बैठे रहे वहाँ पे बॉर्डर पे, लोगों को, गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा वो पॉलिसी, तो लोगों की बात हमको मानना पड़ता है। और अच्छा हुआ मानी, इससे ना एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट हुआ, कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ। क्या हुआ, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया इससे, अपना आंध्रा अलग बन गया, मद्रास अलग बन गया, तमिल मलयालम केरला बन गया, कर्नाटका कन्नड़ वाला बन गया। सो कम हो गए, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन फिर अच्छा बना, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म स्ट्रांग ही हुआ उससे, गवर्नेंस इंप्रूव हुई, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में आप गवर्न कर सकते हो, ठीक है। यूनिटी बढ़ी है इससे, कि हम लोग है तो तमिलियन, हम लोग है कैसे आसामीज़, हम है इधर गुजराती, लेकिन अल्टीमेटली वी आर इंडियंस। तो हमारे जो इंडिया हमें बनाने का सपना था ना, वो पूरा हुआ। ग्रैंडविल ऑस्टिन ने बोला ये बात, क्या बोली उनने, कि बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया ने अपनी डाइवर्सिटी को केटर किया, उसी कारण इंडिया बचा रहा है कि नहीं।
और उसके बाद फिर हमें 1956 में हमारा ये इंडिया देखने को मिलता है, हमारा प्यारा प्यारा इंडिया, मज़ेदार, आई लव इट। सो ये था हमारा लेक्चर, बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की मैंने। उस कहानियों को आप पढ़ तो लेंगे, तो मैंने शॉर्ट में निपटाया है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू कॉमेंट एंड इफ़ यू वांट कि मैं और इस सबको बेटर तरीके से समझाऊँ तो भी आप मुझे बताइए, मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और पढ़ाई करो इसके बारे में, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना आसान नहीं था जितना मैंने करके बता दिया, ठीक है। सो एंड ट्राई टू लर्न विथ द मैप्स, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आई, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स क्या हुआ 1956 के बाद से आज तक क्या इवोल्यूशन हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू। और क्या बोलूँगा, हाँ ठीक है, बस इतना ही, बाय। बंद कर दो वीडियो, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, तुम ही कर दो।